हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र में किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ये जो ईसीजी दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका जो ग्राफ पेपर होता है उसके क्या बेसिक्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ये जो ईसीजी है वो एक तरह के इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिक जो गतिविधियां होती हैं हार्ट की उसको पढ़ने का काम करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक ग्राफ जनरेट करते हैं जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो पेपर निकलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है जी। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल जो गतिविधियां होती हैं हमारे कंडक्टिंग टिश्यू की हार्ट के उसको रिकॉर्ड करती है। तो कंडक्टिंग टिश्यू हार्ट का क्या होता है अब हम उसके बारे में समझेंगे। हार्ट का जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो 4 पार्ट्स का बना होता है। पहला पार्ट होता है साइनो एट्रियल नोड जिसको बोलते हैं एसए नोड। दूसरा होता है एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड होता है बंडल ऑफ एचआईएस एंड फोर्थ होता है परकिंजे फाइबर्स। ओके, तो ये चारों कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट। जो ऐसे नोड है इसको पेस मेकर बोलते हैं जो कि हार्ट बीट को जनरेट करता है। और ए बी नोड जो है वो पेस सेटर होती है। जैसे हम जानते हैं कि 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट का जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट है उसको सेट करने का जो काम है वो ए बी नोड का होता है। अब ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट होती है, जो बीट जनरेट होती है उसको आगे कंडक्ट करने का काम पूरे हार्ट के टिश्यू में वो होता है बंडल ब्रांचेस का। ठीक है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच दो होती हैं जिसको बोलते हैं बंडल्स ऑफ एचआईएस। एंड उसके बाद उसकी फर्दर जो हम कह सकते हैं कि ब्रांचेस होती हैं, फर्दर ब्रांचेस बंडल ऑफ एचआईएस की, उसको बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको वो साइनो एट्रियल नोड है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं और ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं। ओके, और उसके बाद जो रेड पार्ट आपको नजर आ रहा है छोटा सा वो है एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नेक्स्ट आता है येलो, दो जो बड़े बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं वो है बंडल ऑफ एचआईएस। ठीक है, तो उसमें एक है राइट बंडल ब्रांच और दूसरा है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है जी। और उसके टर्मिनल पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे ब्रांच्ड पार्ट हैं, वो है परकिंजे फाइबर्स। सो आगे हमारा आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट्स एट द एसे नोड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो स्टार्ट होती है यानी कि जो हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है वो ऐसे नोड से करता है। ओके, एंड कॉजिंग एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑरिकल्स होते हैं, जो अपर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है पी वेव। ओके, तो पी वेव से हम एट्रियल डीपोलराइजेशन को देखते हैं और उसके बाद ये ट्रैवल करती है थ्रू द ए बी नोड। तो ए बी नोड का जो काम है वो पी आर इंटरवल से देखा जाता है एंड देन कॉजेज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये देखते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। ओके, एंड फाइनली आता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहाँ पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मीनिंग होता है कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन करती हैं ताकि अगेन डीपोलराइजेशन जो स्टेप है वो परफॉर्म कर सकें। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो स्टेप है इसको टी वेव जो है ईसीजी की वो रिप्रेजेंट करती है। तो ईसीजी में हमने मेन देखना है पी वेव, उसके बाद पी आर इंटरवल, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव। ओके, तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं लीड्स की। तो सबसे पहले आते हैं लिम्ब लीड्स जो हम लेग्स और आर्म्स पे लगाते हैं। तो इसमें आता है लिम्ब लीड 1 2 3, एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। इनको गोल्ड बर्गर्स लीड बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे लेटर ए का अर्थ होता है अगुमेंटेड, वी का मीनिंग है वोल्टेज, आर का राइट आर्म, ठीक है, और एल का लेफ्ट आर्म एंड एफ का मीनिंग होता है फुट। और दूसरी लीड जो हार्ट के पास लगाई जाती हैं उसको बोलते हैं प्री कॉर्डियल लीड्स और इसको चेस्ट लीड भी बोलते हैं। ये होती हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अब इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि किस पैटर्न में हमने प्री कॉर्डियल लीड्स को लगाना होता है। तो V1, V2 जो है वो स्टर्नम के दोनों साइड लगाई जाती हैं, इसको बोलते हैं सेप्टल लीड्स। ओके, और B3, B4 जो है वो है एंटीरियर लीड्स
एंड B5 B6 को बोलते हैं लेटरल लीड्स। तो जो भी ये हार्ट की गतिविधि होती है, इलेक्ट्रिकल गतिविधि, उसको ये रिकॉर्ड करते हैं और उसका ये ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ निकालते हैं। तो हर वेव से हम डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट के वो पता लगाते हैं। ठीक है, कि P वेव से हमें क्या पता चलता है, QRS कॉम्प्लेक्स से क्या पता चलता है, तो वो सब डिफरेंट डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी होती है। तो अब चलते हैं ECG का जो पेपर होता है उसके क्या बेसिक्स हैं। तो जैसे ही आप ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देखते हो, उसके ऊपर ऐसे स्क्वेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटा स्क्वेयर होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.04 सेकेंड्स का। ओके, 1 mm होता है ये इसका स्क्वेयर जो है, तो 1 mm रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकेंड्स को। और अगर हम हॉरिजॉन्टली 5 mm यानी कि 5 स्क्वेयर लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं 0.20 यानी कि 0.20 सेकेंड्स को। ओके, अब इसी स्क्वेयर को हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली जो 5 स्क्वेयर लेते हैं तो वो 5 mm होता है और वो 5 mm रिप्रेजेंट करता है 0.5 मिली वोल्ट को। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। सो अगला पॉइंट हमारा आता है हार्ट रेट का कैलकुलेशन करना। तो हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लार्ज स्क्वेयर्स बिटवीन द आर वेव्स। ओके, तो आर वेव्स के बीच में टोटल कितने लार्ज स्क्वेयर हैं उसको काउंट करके हम रेट ऑफ हार्ट बीट पता लगाते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट जो होता है वो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। BPM करता है बीट्स पर मिनट। ओके, तो हार्ट रेट के बाद मेन पॉइंट आता है हमारा रिदम का। ठीक है, डिटरमाइन इफ द रिदम इज रेगुलर। अगर जो ECG में आर इंटरवल है, 2 R के बीच का जो गैप है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हार्ट रिदम में काम कर रहा है। ठीक है, और देन चेक फॉर द P वेव बिफोर ईच QRS कॉम्प्लेक्स टू कन्फर्म द साइनस रिदम। ठीक है जी, हर एक QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे पहले जो P वेव है उसको चेक करके हम साइनस रिदम का पता लगाते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है रिदम के बाद अगला पॉइंट, वो है एक्सिस। नॉर्मल QRS एक्सिस इज बिटवीन -30 टू +90। तो -30 से लेकर +90 का एंगल बनता है QRS एक्सिस का। ओके, तो ये नॉर्मल होता है। डिटरमाइन द एक्सिस बाय एनालाइजिंग द QRS कॉम्प्लेक्स इन लीड 1 एंड AVF। तो AVF मैंने अभी बताया था, A ऑगमेंटेड है, ठीक है, V वोल्टेज है और F जो फुट के ऊपर लीड लगती है वो है। ठीक है जी, तो इसको हम एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि जो एक्सिस है वो एक्चुअल में कितना है। अगर जो ये एक्सिस ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उससे हार्ट के डिसऑर्डर जैसे हाइपरट्रॉफी वगैरह है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है जी, तो अगला पॉइंट आता है P वेव। P वेव शुड बी अपराइट इन द लीड 1 2 एंड AVF एंड इन्वर्टेड इन AVR। AVR क्या बताया था, राइट आर्म। ठीक है, तो राइट आर्म की जो लीड है इसमें जो P वेव है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होनी चाहिए और बाकी में सीधी मतलब अपराइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो है P वेव की दैट शुड बी 0.12 सेकेंड्स। तो मतलब 3 स्मॉल स्क्वेयर होने चाहिए क्योंकि एक स्मॉल स्क्वेयर जो है वो 0.4 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो उसकी एम्पलीट्यूड है वो होनी चाहिए 2.5 mm, मतलब वर्टिकल जो इसकी लेंथ है दैट शुड बी लेस देन 2.5 mm मीन्स मिलीमीटर। सो अगला आता है हमारा P वेव के बाद PR इंटरवल। नॉर्मल PR इंटरवल जो होता है दैट शुड बी 0.12 टू 0.20, मतलब 0.12 से 0.20 सेकंड का होना चाहिए, मीन्स 3 से लेकर 5 स्मॉल स्क्वेयर्स। PR इंटरवल के बाद आता है QRS कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल ड्यूरेशन जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसकी होनी चाहिए 0.06 से लेकर 0.10 सेकेंड्स, मीन्स 1.5 से लेकर 2.5 स्मॉल स्क्वेयर्स। ओके, एनालाइजिंग द मॉर्फोलॉजी फॉर बंडल ब्रांच ब्लॉक्स और अदर एबनॉर्मेलिटीज़। अगर हमने बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है, जब कोई और एबनॉर्मेलिटी देखनी है हार्ट की, तो हम QRS कॉम्प्लेक्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है ST सेगमेंट दैट शुड बी आइसो इलेक्ट्रिक। ओके, एलिवेशन और डिप्रेशन सजेस्ट इस्चीमिया और इन्फाक्शन। अगर ST सेगमेंट जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक नहीं है, अगर वो ज़्यादा एलिवेटेड है या फिर ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एलिवेटेड मतलब ज़्यादा ऊपर की तरफ है, डिप्रेस्ड मतलब ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो वो सजेस्ट करता है कि जो पेशेंट है उसको इस्चीमिया है या इन्फाक्शन है। तो इसका अर्थ होता है कि जो ऑर्गन है उसको ब्लड की सप्लाई
काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड इस्चीमिया और इन्फॉक्शन। नेक्स्ट आता है टी वेव। टी वेव शुड बी अपराइट इन मोस्ट लीड्स एक्सेप्ट AVR। तो जो राइट आर्म है उसको छोड़कर बाकी जितने भी लीड्स हैं सब में टी वेव अपराइट होनी चाहिए, यानी कि सीधी होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड एंड मॉर्फोलॉजी जो इसकी देखते हैं वो इंडिकेट करती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इस्चीमिया। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, वो आयंस होते हैं। तो आयंस के बैलेंस को देखना होता है टी वेव से, और साथ में इस्चीमिया को भी इंडिकेट करती है टी वेव। नेक्स्ट आता है QT इंटरवल वेरीज विद हार्ट रेट। तो जो QT इंटरवल है वो हार्ट रेट के साथ वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। करेक्टेड QT जिसको बोलते हैं QTC का अर्थ है करेक्टेड, इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फार्मूला विच इज कॉल्ड बेजेट्स फार्मूला। ओके, तो नॉर्मल जो QT करेक्टेड होता है उसकी वैल्यू होती है लेस देन 0.44 सेकेंड्स। अब बजट्स फार्मूला क्या होता है वो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि 2R वेव के बीच में इंटरवल जो है वो उसको स्केयर के थ्रू हम गिनते हैं। तो उसमें आते हैं स्केयर यहाँ पे 24.5, तो इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.98 सेकेंड्स। और यहाँ पे QT को निकालने के लिए हमने Q और T का इंटरवल लिया है, उसमें 13 स्क्वायर है और उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 0.52 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला है QTC इज इक्वल टू QT अपॉन RR का रूट। तो QT हमारे पास है 0.52 सेकेंड्स और RR है 0.98 सेकेंड्स। तो 0.98 सेकेंड का रूट निकालेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 0.525 और 0.53 सेकेंड्स। तो 0.53 सेकेंड हमारा यहाँ पे QTC आया जो कि एबनॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल मैंने बताया आपको 0.44 सेकेंड्स। सो ये थे बेसिक्स ऑफ ECG। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझ आएंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र में किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, और साथ ही दूसरों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और दूसरों को रिकमेंड करें सब्सक्राइब करने के लिए। और सभी तरह की जॉब्स की जानकारी के लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।